हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट पेपर नंबर 10 के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले ये आपके पास कंप्लीट टेस्ट का जो ये आंसर की है देख लीजिएगा। और ये दोनों सेक्शन जो है ये एक्चुअली वन वर्ड्स का है और ये है आपका करेक्टली और मिस स्पेल्ड वाला सेक्शन। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन सारे सेक्शन को जो भी वर्ड्स आता है उसको आप बढ़िया से करें, देखें। ठीक है, कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आता है, इन वर्ड के सेक्शन को आप बार बार पढ़ें, रिवीजन करें। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप उसको बाद में फिर से मैच कर सके आंसर को। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, जहाँ तक हम लोग अब ग्रामर के बारे में बात करते हैं तो ग्रामर का जो सेक्शन है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से करें तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू स्टेट द स्पीड, है ना, द शिप ट्रेवल्ड। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा, ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन, मतलब वह इस पोजीशन में नहीं है कि ये कह सके। टू स्टेट का मतलब क्या होता है? कहना होता है, एक्सप्रेस करना, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना। द स्पीड क्या है? सीप ट्रेवल्ड, मतलब सीप जो जहाज़ है वो किस गति से ट्रैवल किया, किस स्पीड से ट्रैवल किया, हम ये कह पाने के अवस्था में या पोजीशन में नहीं है। इसका सेंस यही कह रहा है। ठीक है, तो क्या करिएगा आप लोग, जिस किसी भी स्पीड के बारे में बात करते हैं या जिस किसी चीज़ों पे आप कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पे आप लोग केवल द स्पीड का यूज़ नहीं करिएगा, वहाँ यूज़ करिएगा एट विच का। क्या करिएगा? एट विच। देखिए तो यहाँ पे सिंपल से इसका मतलब हो जाएगा कि ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू स्टेट द स्पीड एट विच द शिप ट्रेवल, यानी जो सब लिखा हुआ है द स्पीड, उसके बाद आप जोड़ दीजिए एट विच द शिप ट्रेवल्ड। ठीक है, यानी शिप जिस स्पीड पर, जिस भी स्पीड पर, एट विच स्पीड। ठीक है, तो एट विच स्पीड का मतलब द स्पीड एट विच क्या? द शिप ट्रेवल्ड। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब आप लोग यहाँ कह रहे होंगे सर विच स्पीड यहाँ होना चाहिए ना, पहले देखिए आर्टिकल द लगा दिया वहाँ पे। तो ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू स्टेट द स्पीड। ठीक है, एट विच मतलब द स्पीड एट विच, जिस भी स्पीड पर, ठीक है, द शिप ट्रेवल्ड, शिप ने ट्रैवल किया। सम कैटेगोरिकली सस्पेक्टेड। देखिए सस्पेक्टेड जो है यहाँ पे क्या है, वो तो काम कर रहा है। अगर आप कहें तो ये एडवर्ब ही हो जाए, मतलब सॉरी पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो सम कैटेगरिकली सस्पेक्टेड हैविंग शीन द गार्ड एंड थीफ टुगेदर। ठीक है, तो आप कहिएगा सर यहाँ जो लिखा हुआ है सस्पेक्टेड, क्या यहाँ पे वर्ब है क्या? तो वर्ब एग्जैक्टली यहाँ पे वर्ब नहीं मानेंगे इसको, यानी कि सिंपल पास्ट वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है पास्ट पार्टिसिपल का, और पास्ट पार्टिसिपल जानते हैं आप लोग एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो सम कैटेगोरिकली सस्पेक्टेड, ठीक है, हैविंग सीन द गार्ड एंड थीफ टुगेदर। तो दो चीज़ यहाँ पे है, गार्ड और थीफ लिखा हुआ है। अब देखिए गार्ड एंड थीफ ये दो अलग अलग पर्सन के बारे में बात कर रहा है। तो जब दो अलग अलग लोगों के बारे में बात करता है तो क्या होता है, दोनों अपने पहले इंडिविजुअल आर्टिकल लेके आते हैं। तो यहाँ भी द दिया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर्टिकल द हो जाएगा, द गार्ड एंड द थीफ। ठीक है, और पहला जो टर्म था लिखा हुआ सम कैटेगोरिकली सस्पेक्टेड हैविंग शीन, तो यहाँ सस्पेक्टेड हो गया एडजेक्टिव का, कैटेगोरिकली जो है यहाँ पे दिया हुआ एडवर्ब हो गया, और सम वो जानते हैं सम। ठीक है, हैविंग शीन यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, तो चलिए आपका आंसर ये हो जाएगा द गार्ड एंड द थीफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बाय द टाइम सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। बाय द टाइम का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो बाय द टाइम का मतलब होता है कोई निर्धारित समय तक, है ना, जो भी समय है उस समय तक, बाय द टाइम। और बाय द टाइम लिखने का मतलब है ये कई बार फ्यूचर के भी टाइम को एक्सप्रेस करता है। जैसे बोलते हैं ही विल कम हेयर, ठीक है, बाय द इवनिंग, वह यहाँ शाम तक आ जाएगा। आई विल फिनिश माई वर्क बाय टुमारो, बोलते हैं ऐसा ना। तो बाय द टाइम का मतलब ये तक कर देता है, कोई निर्धारित फ्यूचर में जो समय है उसके लिए।
बाय द टाइम का मतलब ये कोई पास्ट में जो घटना बीत चुकी है उस समय तक, जैसे हम बोलते हैं कि आपको ये काम कल तक ही कर लेना चाहिए था, यानी कल तक जो पास्ट में बीत चुका है। तो लिखा है बाय द टाइम शी हैड फिनिश्ड हर वर्क आई हैड नियरली गिवन अप। ठीक है, नियरली का सेंस यहाँ पे ऑलमोस्ट कर दे रहा है। ठीक है, ऑल होप ऑफ अराइविंग एट द पार्टी इन टाइम। ठीक है, तो देखिए अब सिंपल सी बात यहाँ पे है, जब जानते हैं किसी भी सेंटेंस का एक एक्शन अगर पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट कहने का मतलब कि मैंने लगभग उम्मीदें छोड़ दी थी, लगभग मतलब जो उम्मीद है वो मैंने छोड़ दिया था, वही कह रहा है आई हैड नियरली गिवन अप ऑल होप ऑफ अराइविंग, मतलब उसके आगमन होने का, उसके आने का जो उम्मीद था हमने लगभग उसको छोड़ दिया था। ठीक है, एट द पार्टी इन टाइम, तो बाय द टाइम सी हैड फिनिश्ड नहीं, सी फिनिश्ड, यानी एक एक्शन जब दिया है पास्ट परफेक्ट में तो एक एक्शन दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट। ठीक है, और बाकी जो एक्शन है वो फ्यूचर में, फ्यूचर करें पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ केवल क्या कर दिएगा सिंपल पास्ट कर दिएगा, यानी आपका आंसर यहाँ हो जाएगा सी हैड फिनिश्ड नहीं बल्कि सी फिनिश्ड। राइट, चलिए वेयर हैव आई टू डिपॉजिट फीस, क्या लिखा है वेयर हैव आई टू डिपॉजिट फीस। अब देखिए इसमें वैसे कोई गलती नहीं है, इसका आंसर नो एरर। थोड़ा समझ लीजिए आप लोग फीस के बारे में, देखिए थोड़ा सा देखिएगा। फीस को अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो दो तीन चीज़, जैसे हम फ़ी के बारे में लिखता हूँ मैं, ठीक है, या तो हम लोग पे ऑफ फी भी बोलते हैं, फीस भी होता है और फ़ी भी होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ अंतर, और चार्ज ऑफ फी भी होता है, चार्ज ऑफ फी। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है फीस लिखा है। अगर हम ये जो अमाउंट है, ठीक है, पे ऑफ फी या चार्ज ऑफ फी। अब बोलिए सर ये जो फ़ी और फीस में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या होता है, तो हम थोड़े से इसके कोलोकेटेड वर्ड के बारे में बात करेंगे, है ना। तो पहले इसको थोड़ा नोट करिए फिर हम आगे देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा मैं इरेज कर दूं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ फ़ी और फीस के बारे में हम कह रहे हैं सर क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसके कोलोकेशन के बारे में समझते हैं। इसका जो कोलोकेशन टर्म है, ठीक है, उसका इस्तेमाल हम लोग किस ढंग से करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे अगर कोलोकेशन के बारे में बात किया जाए तो कुछ कोलोकेशन जो होते हैं, थोड़ा समझ लीजिए इसको बढ़िया से, क्योंकि बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है। कोलोकेशन समझते होंगे आप लोग। कोलोकेशन का मतलब होता है कि वैसा टर्म जिसका यूज जो होता है एक दूसरे के साथ क्या होता है, अक्सर फिक्स होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलोकेशन बोलते हैं। तो जैसे मान लिया जाए स्मॉल हो गया, बिग हो गया, ठीक है, हाई हो गया, उसके बाद हम लोग बोलते हैं हेफ्टी, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, हेफ्टी, HEFTY, हेफ्टी। हेफ्टी का मतलब ही क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं हेफ्टी का मतलब होता है अ वेरी लार्ज। ठीक है, हेफ्टी हो गया, है ना। तो ये जो टर्म है स्मॉल, बिग, हाई, हेफ्टी, इन सब के साथ ही हम क्या बोलते हैं, फ़ी बोलते हैं। ठीक है, मतलब अ वेरी लार्ज फ़ी, अ वेरी स्मॉल फ़ी, अ स्मॉल फ़ी। तो इसके पहले अगर फ़ी जोड़ दिए तो आप लोग सबसे पहले आप क्या करिए, आर्टिकल ए जोड़ दीजिए। ए स्मॉल फ़ी, अ बिग फ़ी, अ हाई फ़ी, अ हेफ्टी फ़ी। अ हेफ्टी फ़ी मतलब अ वेरी लार्ज फ़ी। ठीक है, राइट। फिर देखिए उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे स्कूल कॉलेज के बारे में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब के साथ फ़ी नहीं बल्कि फ़ीस आता है, फ़ीस। ठीक है, ये अमाउंट जो हम पे करते हैं वो क्या होता है, फ़ीस होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें आप यूनिवर्सिटी ट्यूशन भी कर सकते हैं आप लोग, ट्यूशन, TUITION, ट्यूशन फ़ीस। ठीक है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एनुअल फ़ी, एनुअल या मंथली के बारे में बात करेंगे, जैसे किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, एन जोड़ते हैं, एन एनुअल, आ मंथली, उसके बाद आ मेंबरशिप, किसी चीज़ का जो आप मेंबरशिप लेते हैं, उसके बाद फिर आ सब्सक्रिप्शन, आजकल जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना आप लोग, प्लान जो लेते हैं, इन सब के साथ भी क्या आता है, फ़ी आता है, क्योंकि ये सब के पहले क्या लगा हुआ, आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा इसके साथ आप जोड़ सकते हैं आप लोग बुकिंग कैंसिलेशन फ़ी भी होता है। तो अब मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो फ़ी है, जैसे यहाँ पे आर्टिकल ए लगा हुआ है तो वहाँ पे फ़ी आएगा,
नहीं लगा रहेगा, जैसे ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए हम लोग फीस यूज़ करते हैं। कोलोकेटेड वर्ड ये है, फिक्स है, ठीक है। कभी इन सब के साथ यूनिवर्सिटी फ़ी नहीं होता है, यूनिवर्सिटी फीस होता है, जबकि एनुअल, मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन के साथ फ़ी आता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फ़ी और फीस में कोलोकेटेड वर्ड के हिसाब से। अब ये जो पे ऑफ फ़ी या चार्ज या फ़ी है या डिपॉजिट है, तो जहाँ पे फीस रहेगा जनरली हम लोग यहाँ पे पे भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग ट्यूशन, स्कूल और कॉलेज के बारे में बात करें तो इसको हम लोग अमाउंट को पे भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बैंक वगैरह में तो डिपॉजिट करते ही जानते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन पे ऑफ फ़ी या चार्ज ऑफ फ़ी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आइए इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि पे का यूज़ कहाँ करेंगे और चार्ज का यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है। जैसे यू हैव टू पे अ स्मॉल, देखिए यू हैव टू पे अ स्मॉल फी टू रेंट अ लॉकर। जब कहीं लॉकर खरीदते हैं तो क्या करता है, आपको एक छोटा सा फ़ी पे करना पड़ता है, अ स्मॉल फ़ी, है ना, पे यहाँ पे आ गया। फिर देखिए द अकाउंटेंट, है ना, चार्ज्ड अ hefty, HEFTY, hefty फी, ठीक है, फॉर हिज सर्विसेज, फॉर हिज व्हाट सर्विसेज। अब इन दोनों बातों को समझिए आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द अकाउंटेंट चार्ज अ hefty फी फॉर हिज सर्विसेज और यू हैव टू पे अ स्मॉल फी टू रेंट अ लॉकर, ठीक है। चार्ज का मतलब होता है उसने चार्ज किया ऐसा, वैसे कोई डिफरेंस नहीं, आप समझ गए होंगे। जैसे अकाउंटेंट है, यहीं पे कोई स्कूल ऑर्गेनाइजेशन रहता है, कोई संगठन रहता है, कोई कंपनी रहता है, तो वो क्या करेगा, कोई चीज़ पे चार्ज करेगा। गवर्नमेंट हम पे क्या करता है, चार्ज करता है, लेकिन हम गवर्नमेंट क्या करते हैं, फ़ी पे करते हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे है ही सर्विसेज, हमने अकाउंटेंट को पे किया लेकिन अकाउंटेंट ने हमें चार्ज किया, स्कूल ने हमें चार्ज किया, हमने स्कूल को पे किया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है देखिएगा ध्यान से, मतलब सिंपल सी बात यहाँ क्या होगी, अगर हम इसको ऐसे साइक्लिक फॉर्म में बना दें ऐसा, ठीक है। तो ये जो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कंपनी है, और यहाँ पे एक छोटा सा आदमी है, ठीक है, लीजिए। तो ये जो है, ये जो बड़ी मतलब ये जो बड़ा चीज़ है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस पर चार्ज करेगा, चार्ज, और ये बेचारा जो है ये क्या करेगा, पे करते रहेगा हर चीज़ को, ठीक है। आप इस क्लियर हो गया होगा ये सारी बातें। तो ये इतना सारा जो हमने बताया आपको, ये बहुत ज़रूरी इसलिए था क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज करते थे कि सर फ़ी के साथ अक्सर हम लोग फ़ी और फीस में क्या डिफरेंस होता है, कब उसको चार्ज और कब पे या डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत मामूली ये सब डिफरेंस होता है, तो इसको बढ़िया से ध्यान रखिए, राइट। चलिए हो गया ना। तो आप जब भी बोलेंगे फ़ी, है ना, तो जनरली उसके पहले आर्टिकल ए लगा रहेगा, और फीस जब रहेगा तो सिंपली वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो वहाँ तो आर्टिकल कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ है जिसको आप लोग बारीकी से ध्यान रखिएगा, सही रहेगा, राइट। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है भाई, आगे देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, है ना, 5 देखते हैं। इंस्टीड ऑफ बीइंग हेल्पफुल ही वॉज बीइंग हिंड्रेंस, ठीक है। क्या लिखा है, इंस्टीड ऑफ बीइंग हेल्पफुल, मतलब मददगार होने के बजाय वो क्या हो रहा है, बाधा साबित हो रहा है। तो हेल्पफुल जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन हिंड्रेंस क्या है, नाउन। हिंड्रेंस क्या यहाँ पे है, तो नाउन है। तो आप क्या करिएगा वहाँ पे, कुछ नहीं करिए, बीइंग अ हिंड्रेंस कर दीजिए, चूँकि नाउन के पहले क्या होता है, वो आदमी बाधा बन रहा है ना, तो उसके पहले आर्टिकल ए लेकर आएगा, वो बाधा बन रहा है, तो बीइंग अ हिंड्रेंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आई डैश लंच 1 आवर एगो। आप जानते हैं जब सेंटेंस में एगो, लास्ट, पास्ट ऐसा कुछ टाइम दिया होता है तो वर्ब किस में होता है, सिंपल पास्ट में होता है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट अगर बात करें यहाँ पे तो हैव हैड होगा नहीं, हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट है। हैड क्या है भाई, अगर हम लोग हैड और हैड के बारे में बात करें तो ये हैड तो हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हैड जो है ये मेन वर्ब है। किसका मेन वर्ब है, तो हैव का थर्ड फॉर्म है, हैव का क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आप जानते हैं ना, हैव, हैड होता है, लीजिए हैड, तो ये सिंपल पास्ट और ये हो गया V3, तो दोनों सेम ही होता है,
तो ये मेन वर्ब है और ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ क्या केवल क्या होगा, केवल हैड होगा, सिंपल पास्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अगो लगा हुआ है इसीलिए। तो सही आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए, ही ट्राइड टू मी प्रिवेंट मी डैश। तो जानते हैं आप लोग, इसमें कुछ कहना है नहीं। प्रिवेंट समबडी फ्रॉम क्या, डूइंग समथिंग। तो प्रिवेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है, और आगे फिर क्या आएगा, जीनेट आएगा, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। अब प्रिवेंट नहीं, प्रिवेंट का मतलब तो होता है रोकना, जिसके जितना ही मीनिंग रोकने के लिए आएगा, जैसे दीवार आता है ना, शन आएगा, तो इस सबके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, फ्रॉम ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, टू द डिसमे ऑफ द स्टूडेंट बॉडी, है ना, द क्लास प्रेसिडेंट वॉज बीरेटेड बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब टू द डिसमे ऑफ द स्टूडेंट बॉडी, जो बार बार डिसमे का मतलब समझते हैं ना, धमकी देना, डर दिखाना अपना। द क्लास प्रेसिडेंट वाज, जो क्लास का मॉनिटर था, ठीक है, वाज बीरेटेड बाय द प्रिंसिपल एट द स्कूल असेंबली। उसको क्या किया गया, पूरी तरह से, मतलब बुरी तरह से उसको डांट फटकार लगाया गया, किसके द्वारा, क्लास के जो प्रिंसिपल हैं, मतलब स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, इग्नोमिनियसली, याद रखिएगा, इग्नोमिनियसली, इसका मतलब ही होता है अपमानित करना। कैसे करना, अपमानित। और बिरेट का मतलब होता है डांट फटकार लगाना। व्हाट डज इट मीन्स, डांट फटकार लगाना, ठीक है, कैसे, अपमानित करके, ठीक है। चलिए, तो कुछ छूट गया यहाँ पे क्या, ओहो, क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया था, ये 8 नंबर था, है ना, और ये था आपका 9 नंबर। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं, फिर पहले 7 देख लेते हैं, फिर 10 देख लेते हैं। 7 कह रहा था, ही थॉट द, अच्छा वहाँ ही थॉट होना चाहिए, ही थॉट दैट, द नहीं, वहाँ पे आर्टिकल है ना, जो द है उसको काट के दैट कर लीजिएगा। ही थॉट दैट, क्या करिए, थॉट दैट माई कार क्या, वाज फॉर सेल, हाँ वाज कर लीजिएगा, कुछ था नहीं, और थॉट के बाद यहाँ आर्टिकल द जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए 10 नंबर। क्या कह रहा है फिर उसके बाद, ही आई वुड अपोलोजाइज इफ़ यू, ठीक है। तो आप जानते हैं कंडीशन पढ़े होंगे आप लोग, क्या कंडीशन पढ़े हैं, इफ सब्जेक्ट वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, और अगले क्लाउज में क्या होता है, सब्जेक्ट वुड प्लस V1, यही होता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता है, बोलते हैं ऐसा ना, इफ़ यू वर, ठीक है, या इफ़ आई वर यू। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा करेक्शन करना है, इन जगहों पे करेक्शन क्या करना है भाई, इसमें देखिए थोड़ा 2 करेक्शन करना है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ। एक करेक्शन 7 नंबर में हो गया था, यहाँ पे क्या करना था, ही थॉट के बाद जहाँ पे आर्टिकल द है उसको द काट के दैट करिएगा, एक करेक्शन, ठीक है। और दूसरा करेक्शन इसी में करना है आपको, क्या करना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत है ना, दिख रहा है ना सब, ठीक है। आई वुड अपोलोजाइज राइट, इफ़ आई डैश डैश, तब यू होना चाहिए। यहाँ आई और यू एक साथ हो गया है ना, तब यहाँ ना बोलेंगे इफ़ आई वर यू, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई के बाद डॉट डॉट कर दीजिएगा, तब आगे फिर यू लिखिएगा, राइट। तो ये सब थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में आप लोग, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10th के बाद। देखिए उसके बाद जो वर्ड मीनिंग सेक्शन है, अगर वर्ड मीनिंग को भी आप डिस्कस करने के लिए कहते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं कर दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा खुद से भी करें, है ना। और इसमें जो पैसेज दिया है ये थोड़ा सा पैसेज दमदार है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा पैसेज को हम समय दें बढ़िया से, ठीक है। फिर भी वर्ड मीनिंग जहाँ तक हो पाएगा उसको हम करेंगे ही, लेकिन थोड़ा अगर वर्ड मीनिंग पे आप लोग खुद करें, क्योंकि मैंने पहले से ही आप लोग देखे होंगे टेलीग्राम चैनल पे लगभग करीब 90 एक्सरसाइजेज अब तक पूरे हो चुके हैं लगभग, ठीक है, और आगे भी कुछ हो जाएगा, 100 तक कम से पूरा तो कर ही देंगे उसको। तो वो सभी वोकैब को आप बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि बहुत अच्छे से वर्ड्स को मैंने वहाँ कलेक्ट करके एक्सरसाइज बना के जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए उन सब चीज़ों को, राइट। आइए क्या लिखा है आगे भाई, देखिए वर्ड मीनिंग को लिखना पड़ेगा, आप खुद देख लीजिएगा, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। गाउल का मतलब होता है जेल। अच्छा यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, जहाँ समझने वाली बात है, अगर हम दोनों में डिफरेंस समझे तो यहाँ लोग गलती करते हैं, एक होता है गोल, एक होता है गाउल। आप लोग यही भी थोड़ा सा गलती करके आंसर कर दिए होंगे। इस गोल का मतलब होता है डेस्टिनेशन, क्या होता है, डेस्टिनेशन या टारगेट,
है ना, इसको हम लक्ष्य बोलते हैं या एम बोलते हैं, गोल का मतलब। जबकि इस गाउल का मतलब होता है जेल। क्या होता है? जेल या प्रिजन, कारागार। ठीक है, तो ये सब में थोड़ा डिफरेंस आप लोग समझिएगा। और ऐसा डिफरेंस भी हमने यूट्यूब पे करीब करीब 120 प्लस वर्ड्स भी पढ़ा रखे हैं, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पहले से कर रखा है, देख लीजिएगा आप लोग कि गोल गाउल में सुनने में ऐसा, लेकिन अर्थ अलग होता है। ऐसा ही एक मीनिंग मिलता जुलता मैं और बता देता हूँ यहाँ पे, जहाँ खूब कंफ्यूज करते हैं आप लोग। अर्बन और अर्बेन में, है ना, अर्बन का मतलब होता है शहरी, इसका जो एंटो होता है, खूब कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसका एंटो होता है रूरल। ठीक है, जबकि इस अर्बेन का मतलब होता है सभ्य। व्हाट डज इट मीन्स? सभ्य। तो इसका जो एंटो होता है, इसका जो एंटो होता है वो होता है रूड, RUD रूड, या CRUD क्रूड। इसका मतलब असभ्य होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए आप लोग, राइट। चलिए, लोथिंग का मतलब क्या होता है भाई? लोथिंग का मतलब हैटर्ड होता है, जानते हैं आप लोग। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, व्यावहारिक। नोशन का मतलब थॉट होता है। क्या होता है? नोशन का मतलब थॉट होता है, राइट। चलिए, नोशन मीन्स व्हाट? थॉट। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों ना यहाँ तक? ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आगे देखिए, नोशन मीन्स थॉट हो गया। विवेशियस का मतलब होता है एनर्जेटिक, जानते हैं आप लोग विवेशियस मीन्स क्या होता है? एनर्जेटिक, उत्साही। ठीक है, उसके बाद हम लोग एंटो देख लेते हैं, मैं भी केवल पढ़ देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। हैसन का मतलब होता है जल्दबाजी में, जिसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे क्या? डॉडल। डॉडल मतलब होता है सुस्त तरीके से। ठीक है, चलिए बाकी सब देख लीजिएगा मीनिंग। स्पिरिटेड का मतलब होता है जो जीवित है, लाइवली टाइप का। तो लाइवली यहाँ नहीं हो जाएगा, यहाँ पे तो इसका साइन हो जाएगा लाइवली, लाइवली या एनिमेटेड, इसका साइन हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा डल। डल का मतलब नीरस टाइप का। ठीक है, चलिए फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है भाई? फोर्थ राइट का मतलब बताइए, जो पूरी तरह से एकदम किसी के सामने एकदम स्पष्ट बोलता है ना। इसको हम बोल सकते हैं प्लेन स्पोकन या कैंडिड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? उल्टा में, हाँ, ट्रिकी कह सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक है, ट्रिकी मतलब होता है कि किसी धोखेबाज, या ब्लंट भी हो सकता है इसका आंसर। वैसे ट्रिकी मतलब होता है किसी के साथ धोखेबाजी करना, और स्पष्ट बोलने का अगर मतलब यहाँ पे देखें तो आप ब्लंट का मतलब भोथर होना होता है ना, तो ट्रिकी ही रहने दीजिए। ठीक है, एंटागोनिज्म का मतलब होता है दुश्मनी। तो दुश्मनी का अगर यहाँ पे बात करें मीनिंग के लिए, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम अगर देखें तो आपका एनिमोसिटी, एनिमिटी और हॉस्टिलिटी सब हो रहा है। केवल एक ही यहाँ मीनिंग है, कॉर्जियलिटी, ए नंबर में, जो इसका क्या है? एंटोनिम है। ठीक है, का मतलब होता है मित्रता। वैनिटी का ही मतलब होता है अहंकार, घमंड होता है। वैनिटी मीन्स क्या होता है? अहंकार या घमंड। ठीक है, तो इससे अगर बात करें इसमें तो क्या क्या हो जाएगा इसमें भाई? प्रिटेंशन हो जाएगा इसका, साइनो अगर देखें तो एरोगेंस हो जाएगा, है ना। जबकि इसका एंटोनिम के बारे में बात करें तो यहाँ हो जाएगा ह्यूमिलिटी। क्या हो जाएगा इसमें? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेज भी थोड़ा पढ़ देते हैं फटाफट। कीप द बॉल रोलिंग मीन्स क्या होता है? कीप द बॉल रोलिंग मतलब बॉल को ऐसे रोल कर दिए, छोड़ दिए। इसका मतलब क्या है? बॉल मूव करेगा। ठीक है, तो बॉल मूव करेगा मतलब क्या है? काम चल रहा है, कंटिन्यू है ना। चलिए, वियर द पाम, वियर से सेकंड फॉर्म बना है, बोर बना है। वियर द पाम का मतलब ही होता है, अच्छा वहाँ प्लान कर दिया यहाँ पे, ओफ कुछ गलती हो गया ज़्यादा ही इसमें। ये फ्रेज एक्चुअली क्या होना चाहिए इसमें? वियर द पाम, वियर द पाम। ठीक है, ओह नहीं, सही है। इसका मतलब तो घूस लेने के सेंस में होता है। ठीक है, सही है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, हाँ वियर द प्लान लिखा है, सही है। तो यहाँ क्या करेंगे आप लोग? वाज विक्टोरियस मतलब होता है विजयी हासिल करना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कीप योर बिग ऑन, कीप योर बिग ऑन मतलब क्या होता है भाई? जहाँ पे हैं वहीं पे पूरे शांत, है ना, शांत रहिए, काम डाउन। थ्रू दियर नोज़ का मतलब पे थ्रू दियर नोज़, यहाँ फ्रेज में पे को भी आप बोल्ड कर लीजिएगा, पे थ्रू दियर नोज़। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई प्राइस। अभी बताए थे आपको हम ना, हेफ्टी। हेफ्टी का मतलब क्या होता है? काफ़ी लार्ज। तो एक्सट्रीमली हाई का मतलब होता है हेफ्टी। ठीक है, वही एक्सट्रीमली हाई प्राइस। चलिए, पिकिंग होल्स मतलब होता है फाइंडिंग फॉल्ट, किसी में गलती ढूंढना, उसको हम क्या बोलते हैं? पिकिंग होल्स, राइट। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं इम्प्रूवमेंट। देखिए मेन जो सेक्शन होता है ना ये सब में, उसमें यही सब डिस्कस करने का चीज़ है। जैसे एरर हो गया, फिलर हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया, पैसेज हो गया, अगर क्लोज है क्लोज हो गया,
वोकैब की जहाँ तक बात है थोड़ा सा खुद कर लीजिए, इसलिए मैं केवल आपको अब रीड कर दिया हूँ, आज काफ़ी आसान था इसलिए, ठीक है। और ऑप्शंस के जो वर्ड मीनिंग उसमें बच जाते हैं, जो 2-4 अच्छे मीनिंग होते हैं, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करके जो टाइम एक्स्ट्रा किल करूँ, उससे बेहतर है कि आप थोड़ा गूगल कर लीजिए, क्योंकि आजकल तो काफ़ी सुविधा हो गया है, ठीक है, चीज़ों को पढ़ने के लिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, कॉमन एरर को इम्प्रूवमेंट के गूगल करेंगे तो आपको आंसर सटीक और विशेष ढंग से जो आपको जवाब मिलना चाहिए, ठीक है, वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन वर्ड मीनिंग में गूगल करने के बाद या फिर डिक्शनरी में सर्च करने के बाद आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा, और वहाँ कोई समझना है नहीं। ऐसा नहीं कि पूरा वर्ड मीनिंग को खोज लिए और वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, अच्छा इसका यही मतलब क्यों होता है, अरे भाई क्यों होता है, क्या होता है, ये आपको क्यों क्या करना है ना, आप इसके पीछे क्यों दिमाग लगा रहे हैं। होता है मान लीजिए, सिंपल सी बात है, आपको हमसे पूछेगा कि सूरज पूरब में काहे उगता है, क्यों उगता है, अब उसको क्या जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे जो थॉट मतलब होते हैं जिसके पीछे माथापच्ची करने का कोई मतलब नहीं बनता। होता है मीन्स होता है, जहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पे अपने लाइफ में आप जिस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे अपने आप को प्रूफ मत करिए, ठीक है। प्रूफ करने का मतलब क्या होता है, कई बार आदमी अपनी ज़िंदगी को साबित करने लग जाता है कि वो नहीं कर पाया तो हम करेंगे, वो नहीं कर पाया तो हम उसको कर देंगे, देखते हैं कैसे नहीं होगा। तो भाई लाइफ स्पैन जो है हम लोग का बहुत छोटा है, जहाँ पे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जो समय हम लोगों को अलाउट हुआ है वो भी बहुत कम है। तो इसको आप प्रूफ करने में टाइम क्यों व्यतीत कर रहे हैं, आप सफल होने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं केवल वो अपनाइए, प्रूफ करने में टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। उससे नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ हम देखते हैं, वो तो बहुत कमज़ोर था, ये था, मतलब दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को हमेशा क्या सुपीरियर मानते हैं और वहाँ पे आप प्रूफ करने में जुड़ जाते हैं। तो ये प्रूफ करने के चक्कर में मत रहिए, आप केवल चीज़ों को ध्यान दीजिए और वैसे चीज़ों को पढ़िए जहाँ से सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और वहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, केवल आप रीडिंग कर लीजिए, होता है तो होता है, बस मान लीजिए, ठीक है। हाँ, जहाँ तक ग्रामर की बात है तो वहाँ पर आप लॉजिक ला सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। चलिए क्लियर है। हिज लाइफ इज़ हैंगिंग विद अ थ्रेड। तो देखिए फ्रेज होता है भाई, यहाँ पे फ्रेज क्या होता है, यहाँ पे हैंग बाय अ थ्रेड। अब यहाँ कोई पूछेगा सर यहाँ बाय ही काहे होगा, अरे भाई काहे होगा, तो जाके उससे पूछो जो अंग्रेजी बनाया होगा पहले, है ना, क्यों यहाँ पे बाय ही क्यों लिखा। तो हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब क्या होता है, नाजुक स्थिति में होना, नाजुक स्थिति में होना, हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब। तो सही आंसर यहाँ बाय हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, ठीक है, द प्रिजनर वॉज इन द एंड ऑफ दिस, है ना, ऑफ हिज टीथर। तो देखिए फ्रेज, यहाँ पे फ्रेज क्या होता है, जो बोल्ड करना था वो किया नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ हो गई है। यहाँ जो आपको बोल्ड करना है सेंटेंस में वो क्या करना है, वहाँ करना है सेंटेंस में बोल्ड इन करना है, इन द एंड ऑफ, ठीक है, इन द एंड ऑफ, इसको बोल्ड कर लीजिएगा। तो बोल्ड करके यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए एंड रहेगा, बिगिनिंग रहेगा, ठीक है, टॉप रहेगा, बॉटम रहेगा, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। सब हमेशा इन सब के पहले आर्टिकल, सॉरी हाँ, प्रीपोजिशन एट आएगा और आर्टिकल द आएगा। एट द एंड ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, एट द सेंटर ऑफ, राइट, एट द सेंटर ऑफ, और लास्ट में ऑफ भी रहेगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ या इतना चीज़ों को एक्सप्लेन करने की यहाँ पे क्या ज़रूरत है भाई, आजकल जो कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जहाँ पे वो चीज़ें फिक्स है, मतलब ना बदला है ना बदलेगा, ये सब फिक्स है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ लें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कि एट द एंड ऑफ, है ना, एट द एंड ऑफ, एंड है, बिगिनिंग है, टॉप है, बॉटम है, सेंटर है, इन सब के लिए प्रीपोजिशन एट आएगा, आर्टिकल द आएगा और लास्ट में ऑफ आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे बोलते हैं एट द टॉप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के सबसे जो ऊपरी भाग होता है, एट द बॉटम ऑफ समथिंग, एट द सेंटर ऑफ समथिंग बोलते हैं ऐसा ना, एट द सेंटर ऑफ दिस रूम, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो कुछ भी आप लोग अगर यूज़ करना होगा तो एट द बॉटम, एट द सेंटर, एट द टॉप, ऐसा ही यूज़ करिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। ग्रैंडफादर इज़ ऑफन सो टायर्ड दैट ही, थोड़ा सा बाबू यहाँ भी करेक्शन करने की ज़रूरत है, प्लीज़ करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या करेक्शन करना है भाई, ही ड्रॉप्स, है ना, ही ड्रॉप्स के बाद ऑफ जोड़ लीजिएगा यहाँ पे आप,
क्यों यहाँ पे ड्रॉप में एस छूट गया है और आगे प्रीपोजिशन भी छूट गया है, ठीक है। तो आप ड्रॉप के बाद ऑफ जोड़ लीजिएगा। इतना कर लेंगे आप ना? अरे भाई आप ही बोल रहे हैं, कर लेंगे ना इतना आप? ठीक है, चलिए। तो ग्रैंडफादर इज ऑफन सो टायर्ड दैट ही ड्रॉप ऑफ इन हिज आर्म चेयर, ठीक है। तो ड्रॉप